Good morning, students. Me, myself, Dr. Kumar Karthik, Assistant Professor, Department of History, TNB College, भागलपुर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि के विषय में परिचर्चा करेंगे कि आखिर कौन सी पृष्ठभूमि थी जिन्होंने बक्सर के युद्ध को जन्म दिया। और बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के बलिया जिले में 40 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे बक्सर नामक प्लेस पर, बक्सर नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, और इसमें एक और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम की सेना थी, तो दूसरी ओर अंग्रेजों की सेना थी जिसका नेतृत्व मेजर मुनरो कर रहे थे। और कुछ ही घंटों में इस युद्ध का परिणाम निकल गया, रिजल्ट आ गया और अंग्रेजों की विजय हुई। तो आज हम लोग परिचर्चा करेंगे कि 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होने वाले इस बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी और किन किन वजह से इस बक्सर के युद्ध का जन्म हुआ। तो बैकग्राउंड ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच में हुई थी, और जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेजों ने कठपुतली नवाब के रूप में मीर जाफर को बंगाल की नवाबी सौंपी थी। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी की स्थिति बदल गई। जो कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, अब वह व्यापारिक कंपनी न रह करके एक सैनिक कंपनी बन गई और उनका दायित्व सैन्य क्षेत्रों में ज्यादा हो गया और सैन्य अभियानों में उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और अब कंपनी की भूमिका जो है वो हो गई राजनीतिक भूमिका, सैनिक भूमिका और व्यापारिक भूमिका। अंग्रेज व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण व्यापार करने के लिए किया गया था कि वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करे। लेकिन इस युद्ध के बाद उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई और बंगाल की सत्ता पर उनका आधिपत्य हुआ। उसके बाद कंपनी की भूमिका राजनीतिक, उसके बाद सैनिक और व्यापारिक, 3 प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन अब कंपनी को करना था। इन भूमिकाओं के निर्वहन हेतु खास करके सैनिक अभियानों के लिए, सैन्य उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी। और बंगाल के धन को जितना अधिक वो अंग्रेजी अधिकारी और अंग्रेजी व्यापारी लूट सकते थे, उन्होंने लूट खसोट करना शुरू किया। और इसी सैन्य उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु धन की कमी होने लगी। और जैसा कि प्लासी युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध से पहले मीर जाफर ने अंग्रेजी षड्यंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उस समय जो सेनापति, अंग्रेजी सेनापति क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को षड्यंत्र के सहारे अपनी ओर मिला लिया। और मीर जाफर ने आश्वस्त किया कि कंपनी को युद्ध के लिए, सैनिक अभियानों के लिए वह 1 लाख रुपया वार्षिक देगा। यह मीर जाफर का वचन था कि कंपनी अगर युद्ध करती है, सैनिक अभियान करती है, उसके लिए 1 लाख रुपया वार्षिक वो कंपनी के सैन्य अधिकारियों को देगा। और उसके बाद कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों से भी 5-6 लाख रुपया वार्षिक आमदनी होती थी। तो कंपनी जो कि बंगाल का दायित्व संभाले हुआ था, बंगाल की सत्ता पर एक तरह से उसका कठपुतली नवाब था और उन्होंने बंगाल का शोषण करना शुरू किया। बंगाल
का आर्थिक दोहन करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके सैन्य अभियानों की पूर्ति के लिए धन की कमी होने लगी। इतना धन होने के बावजूद भी उनको सैन्य अभियानों के लिए, सैनिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए धन की कमी होने लगी। और मीर जाफर ने वचन दिया था कि युद्ध के लिए 1 लाख रुपया वो वार्षिक कंपनी को देगा और कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों से भी 5-6 लाख रुपया वार्षिक होते थे और आसपास के क्षेत्रों से भू राजस्व से और अन्य कई तरीकों से उन्हें अंग्रेजी कंपनी को बहुत सारा धन एकत्रित होता था, जिससे कि अंग्रेजी बस्तियां अब समृद्ध होने लगी। अब हम आते हैं कि 1758 से 1760 जब धन की कमी होने लगी तो मीर जाफर ने 2 वर्षों के लिए 1758 से 1760 के लिए वर्धमान और नदिया जिले के कुछ क्षेत्रों को भी कंपनी को दे दिया। कंपनी की आमदनी को बढ़ाने के लिए मीर जाफर ने 2 वर्षों के लिए 1758 से 1760 के लिए वर्धमान और नदिया जिले का भी कुछ भाग उन्हें दे दिया। लेकिन उस समय में बंगाल की स्थिति ऐसी थी, लूट खसोट का माहौल ऐसा था और दस्तक का दुरुपयोग इस प्रकार होता था। निजी व्यापार में जो चुंगी से छूट दी गई थी उसका गलत उपयोग किया गया और धीरे धीरे बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं एक कठपुतली नवाब था, उसका कोई भी डिसीजन अंग्रेजी सेना के लिए, अंग्रेजी अधिकारियों के लिए मान्य नहीं था और धीरे धीरे मीर जाफर की स्थिति गंभीर होती गई और वो वचनबद्ध राशि जो थी वो भी नहीं दे पाया। मीर जाफर ने जिन राशियों को देने का आश्वासन किया था वो उसकी भी पूर्ति नहीं कर पाया और धीरे धीरे 1757 ईस्वी में मीर जाफर नवाब बना और 1760 ईस्वी तक मीर जाफर के ऊपर यानी कि बंगाल के नवाब के ऊपर 25 लाख रुपया बकाया हो गया। आप परिस्थितियों की गंभीरता को समझ सकते हैं कि बंगाल जो कि भारत का एक समृद्ध प्रांत था, जहां बहुत सारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी बंगाल की, उस आर्थिक स्थिति को आर्थिक दोहन जब शुरू हुआ, धन का निष्कासन जब शुरू हुआ तो बंगाल की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई और 1760 ईस्वी तक बंगाल के नवाब के ऊपर भी 25 लाख रुपया कंपनी का बकाया हो गया। यानी कि 1757 से 1760 ईस्वी तक बंगाल रियासत का खजाना खाली हो गया। नवाब की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि उस पर 1760 ईस्वी तक 25 लाख रुपया बकाया हो गया। अब कुछ कारणवश या अंग्रेज अधिकारियों के अनुसार मीर जाफर को लगने लगा कि अब किसी न किसी तरह से अंग्रेज अधिकारियों से, अंग्रेज कंपनी से छुटकारा पाया जाए और इसी लोभ से मीर जाफर जब विवश हो गया, उन्हें लगने लगा कि अब परिस्थिति उनके काफी प्रतिकूल है, वो किसी भी तरह से अंग्रेजों का सामना या अंग्रेजों की स्थिति में, अंग्रेजों के ढांचे में अपने आप को सही नहीं पा रहे हैं। अंग्रेजों का जो डिमांड था, अंग्रेजों की मांग थी, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। उस समय में मीर जाफर ने बेहतर समझा कि डच अधिकारियों से मिलकर के किसी तरह से अंग्रेजी अधिकारियों से पीछा छुड़ाया जाए, अंग्रेज कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से पीछा छुड़ाया जाए। और जब इसकी भनक क्लाइव को लगी तो क्लाइव ने 1759 ईस्वी के बेदारा युद्ध में डचों को परास्त किया और डचों के मनोबल को पूर्ण रूपे तोड़ दिया। अंग्रेजों को जब इसकी भनक लगी कि मीर जाफर डच अधिकारियों से मिलकर के अंग्रेज कंपनी को परास्त करना चाहते हैं, अंग्रेज सैनिकों को
परास्त करना चाहते हैं। उसके बाद क्लाइव ने 1759 ईस्वी के बेदारा युद्ध में डचों को परास्त किया और उसके मनोबल को पूर्ण रूपे तोड़ दिया। अब उसके बाद क्लाइव के बाद जो हॉलवेल गवर्नर बना, क्लाइव के बाद उसने भी मीर जाफर पर आरोप लगाना शुरू किया। और जैसा कि वेस्टर्न्स मैंने बताया था कि प्लासी के युद्ध के परिणाम में एक परिणाम मैंने बताया था कि अंग्रेज अधिकारियों की धन लिप्सा या धन लोलुपता थी और अंग्रेज अधिकारियों को धन का लालच था और इसी लालच की पूर्ति के लिए वो चाहता था कि एक के बाद दूसरा नवाब बनते रहे और उनके धन की मांग पूर्ण होता रहे। और उसी क्रम में मैंने चर्चा की थी आपको कि मीर जाफर को नवाबी दी गई प्रथम क्रांति के द्वारा और दूसरी क्रांति में मीर कासिम को नवाबी दी गई। तो 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक रियासत का खजाना खाली हो गया। अब अंग्रेज अधिकारियों को लगने लगा कि बंगाल का नवाब मीर जाफर किसी काम का नहीं है। अब मीर जाफर जो कि उसके धन की पूर्ति को नहीं कर सकता है, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर सकता है, तो ऐसे नवाब को किसी न किसी बहाने से हटा देना ही श्रेयस्कर है। उसके बाद हॉलवेल ने मीर जाफर पर आरोप लगाना शुरू किया कि मीर जाफर डच अधिकारियों से और मुगल राजकुमार अली गौहर से मिलकर के अंग्रेजी सेना को परास्त करना चाहते हैं। अंग्रेजी कंपनी की सेना को परास्त करके उसे डच अधिकारियों को या डच सैनिकों को अपना विश्वस्त बनाना चाहते हैं। इस आरोप को लेकर के हॉलवेल ने जब आरोप लगाना शुरू किया और मीर जाफर की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई, उसी समय में अगस्त 1760 ईस्वी में गवर्नर वेंसिटार्ट ने कर्नल केलॉर्ड को समझाया कि वो मीर जाफर को इस बात के लिए राजी करे कि मीर जाफर वर्धमान तथा नदिया जिला अंग्रेजों को सौंप दे। गवर्नर वेंसिटार्ट ने कर्नल केलॉर्ड के पास संदेश भेजा कि वो मीर जाफर को इस बात के लिए राजी करे कि वो वर्धमान तथा नदिया जिले का क्षेत्र जो है वो अंग्रेज कंपनी को सौंप दे, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। लेकिन इस परिस्थिति को मीर जाफर नहीं समझ सका और अंत में गवर्नर वेंसिटार्ट और कर्नल केलॉर्ड ने मिलकर के मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से समझौता करना चाहा और मीर कासिम को नवाब बनने का लोभ दिया। मीर कासिम भी इसी फेर में था कि किस तरह से बंगाल की नवाबी प्राप्त की जाए। और घटने का जिस तरह से घटना हुआ था आपको मैंने बताया कि प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, अंग्रेजी षड्यंत्र का हिस्सा बना था। उसी तरह से मीर जाफर का दामाद मीर कासिम भी अंग्रेजों के साथ मिल करके मीर जाफर के विरुद्ध षड्यंत्र किया और अंग्रेजों के साथ एक संधि की। 27 सितंबर 1760 ईस्वी को 27 सितंबर 1760 में गवर्नर वेंसिटार्ट, कर्नल केलॉर्ड और कलकत्ता काउंसिल के सदस्यों ने आपस में मिलकर के मीर कासिम से संधि किया और उस संधि की शर्तें थी, पहली शर्तें थी वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के क्षेत्र वो अंग्रेज कंपनियों को दिया गया। मीर कासिम ने आश्वस्त किया कि नवाब बनते ही वो वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के जो क्षेत्र हैं वो अंग्रेज कंपनी को सौंप दी जाएगी। दूसरी शर्तें थी सिलहट में जो चूने का व्यापार है उसका आधा भाग अंग्रेज कंपनी को दिया जाएगा। और उसके बाद
तीसरी शर्त थी जो कि मीर कासिम ने माना, वो था कि अंग्रेज कंपनी को सैन्य अभियानों के लिए, दक्षिण में होने वाले सैन्य अभियानों के लिए वो 5 लाख रुपये देगा। तो पहली जो शर्तें थी वो थी वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव के क्षेत्र दिए जाएंगे अंग्रेज कंपनी को। दूसरा, सिलहट के चूने के व्यापार में आधा भाग दिया जाएगा अंग्रेज कंपनी को। तीसरा था दक्षिण अभियान हेतु 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। और चौथा अभी ये था शर्त, चौथी शर्तें थी उसकी कि कंपनी के मित्र और मीर कासिम के मित्र, दोनों के मित्र, कंपनी के मित्र और मीर कासिम के मित्र एक दूसरे के मित्र समझे जाएंगे और दोनों के शत्रु एक दूसरे के शत्रु समझे जाएंगे। यानी कि दोनों के मित्र को एक दूसरे का मित्र समझा जाएगा। अगर वो मीर कासिम का मित्र है तो अंग्रेज का भी मित्र है, और अगर वो मीर कासिम का दुश्मन है तो अंग्रेज का भी दुश्मन है। उसी तरह से अंग्रेज का जो मित्र है वो मीर कासिम का मित्र होगा, और अंग्रेज का जो दुश्मन है वो मीर कासिम का दुश्मन होगा। और एक दूसरे के मित्र और दुश्मन एक दूसरे के मित्र और दुश्मन होंगे। उसके बाद पांचवी शर्त थी कि कंपनी और मीर कासिम एक दूसरे के आसामियों को, एक दूसरे के जो सेवक हैं उनको एक दूसरे के क्षेत्र में बसने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि कंपनी के जो आसामी हैं वो मीर कासिम के क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, और मीर कासिम के जो आसामी हैं वो कंपनी के क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। उसके बाद छठी शर्तें थी कि मीर कासिम के मामले में कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी बंगाल का नवाब जो कि अब मीर कासिम बनने वाला था, उसके आंतरिक मामले में अंग्रेज कंपनी या उसके अधिकारी किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये अंग्रेजों ने मीर कासिम के साथ 27 सितंबर 1760 को एक संधि की, और उस संधि की शर्तें यही थी। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब इस संधि को कार्यान्वित करने के लिए कर्नल विंसीटार्ट और कर्नल केलॉड और गवर्नर विंसीटार्ट, ये दोनों जब 14 अक्टूबर 1760 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के महल गए जहां पर कि मीर जाफर का निवास था, तो मीर जाफर ने मीर कासिम के पक्ष में स्वेच्छा से अपनी नवाबी छोड़ दी, और इसे एक शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण कहा जाता है। 14 अक्टूबर 1760 ईस्वी को जब गवर्नर विंसीटार्ट और कर्नल केलॉड मुर्शिदाबाद के महल पहुंचे तो मीर जाफर ने मीर कासिम के पक्ष में अपनी नवाबी छोड़ दी, और मीर जाफर 15,000 रुपये मासिक पेंशन पर कलकत्ता में ही रहना स्वीकार किया। तो घटनाक्रम आप देख सकते हैं कि मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई, और वो अंग्रेजों की आर्थिक मांगों को पूरा नहीं कर पाया। रियासत का खजाना खाली होने लगा, और उस पर 1760 ईस्वी तक मीर जाफर पर कंपनी का 25 लाख रुपया बकाया हो गया। उसके बाद कंपनी के अधिकारियों के मन में यह प्रश्न जागृत हुआ कि अगर मीर जाफर के अलावा कोई और नवाब बने तो फिर उसे बहुत सारा धन मिलेगा, फिर उसे निजी भेंट के रूप में बहुत सारा धन मिलेगा, और उसकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होगी, साथ ही कंपनी की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, और कलकत्ता में जो अंग्रेज व्यापारिक बस्ती है वो भी काफी समृद्ध होगी। और इसी लोभ में अंग्रेज अधिकारियों ने और हॉलवेल ने मीर जाफर पर आरोप गढ़ना शुरू किया कि मीर जाफर डच अधिकारियों से और राजकुमार अली गौहर से मिलकर के अंग्रेजी सेना को पराजित करना चाहते हैं। और अंत में अगस्त 1760 ईस्वी के बाद 27 सितंबर 1760 ईस्वी को
अंग्रेजों में मुख्य गवर्नर वेंसिटार्ड, कर्नल केलार और कलकत्ता काउंसिल के सदस्यों ने मिलकर के मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से समझौता किया और उस समझौते की शर्तें जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली शर्तें थी वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव के क्षेत्र दिए गए अंग्रेजी कंपनी को। उसके बाद अंग्रेजी कंपनी को सिलहट के चूने के व्यापार का आधा भाग दिया गया, उसमें आधे भाग में हिस्सेदारी दी गई। दक्षिण अभियान के लिए 5 लाख रुपया दिया गया। एक दूसरे का मित्र और एक दूसरे का दुश्मन माना गया और एक दूसरे की आसामियों को एक दूसरे के क्षेत्र में बसने की अनुमति दी गई। और अंतिम जो शर्तें थी वो थी कि कंपनी मीर कासिम के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसके बाद मीर कासिम जब नवाब बनता है तो मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी शासक था और वह चाह रहा था कि किसी न किसी तरह से अंग्रेजी सेना को पराजित करके एक सुदृढ़ रूप से शासन किया जाए और अपने विवेक से तथा निरंकुश ढंग से नवाबी और नवाबशाही की जाए। वो मीर जाफर की तरह कठपुतली नवाब नहीं बनना चाहता था और इसकी परिस्थिति को देख करके जब मीर कासिम ने दस्तक का दुरुपयोग देखा तो उन्होंने आंतरिक व्यापार से सभी करों को हटा लिया। हम आगे चर्चा करेंगे कि बक्सर के युद्ध का कारण क्या है। आज हमने पृष्ठभूमि की चर्चा की और जब हम आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे कि बक्सर के युद्ध का कारण क्या है तो उस समय हम देखेंगे कि जिस दस्तक का दुरुपयोग 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर जो मुगल बादशाह थे उन्होंने अंग्रेज कंपनी को दस्तक का उपयोग दिया था, यानी कि स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दी थी। उस दस्तक का दुरुपयोग अंग्रेज अधिकारियों ने किया, अंग्रेज सेवकों ने किया और उस दस्तक के दुरुपयोग को देखते हुए मीर कासिम ने सभी आंतरिक व्यापार पर से करों को हटा लिया। अब जैसे ही आंतरिक व्यापार कर मुक्त हुआ तो भारतीयों को भी किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ा और यही स्थिति अंग्रेजों के लिए सहने लायक नहीं थी, बर्दाश्त करने नहीं लायक नहीं थी। और इसी दस्तक के प्रयोग के विरोध में मीर कासिम ने जब आंतरिक व्यापार को कर मुक्त कर दिया, आंतरिक व्यापार पर से कर हटा लिया और अब भारतीय व्यापारियों को भी किसी प्रकार का कर नहीं देना था, तो मीर कासिम और अंग्रेज दोनों की महत्वाकांक्षा एक दूसरे के विपरीत हो गई और धीरे धीरे अंग्रेजों ने युद्ध का बहाना खोजना शुरू किया। और स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जिस प्रकार से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को लाचारी हुई थी, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया गया था, उसी तरह से बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि को देखते हुए जब आप देखेंगे कि मीर कासिम ने अपने ढंग से शासन करना शुरू किया तो अंग्रेजी अधिकारियों को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह तो एक कठपुतली शासक चाहता था। और अब अंग्रेज अधिकारी भी किसी न किसी तरह से मीर कासिम को नवाबी के पद से हटाना चाहते थे और धीरे धीरे इसी ने, इन पृष्ठभूमियों ने बक्सर के युद्ध को जन्म दिया। तो अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे कि बक्सर का युद्ध जो हुआ उसका मुख्य कारण क्या था, इन संधियों के बाद इन संधि की शर्तों की अवहेलना कहां से शुरू हुई और जो मीर कासिम स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना चाहता था, अंग्रेज अधिकारियों को वो अच्छा नहीं लगा और अब अंग्रेज अधिकारी चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह से मीर कासिम को भी नवाबी के पद से हटा दिया जाए, क्योंकि मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी नवाब था जो कि अंग्रेजी दास्ता को स्वीकार नहीं कर सकता था। और इन्हीं सब कारणों से अंत में बक्सर के युद्ध का जन्म हुआ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम लोग बक्सर के युद्ध का कारण देखेंगे। आज हमने पृष्ठभूमि के विषय में एक संक्षिप्त चर्चा की है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स।